Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is example number 8.5. Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. That means you have a electric bulb. You have a electric bulb and you have to calculate. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसमें से लाइट से निकलेगी, और लाइट क्या होती है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं. ठीक है, ये लाइट यहां पे एक दीवार है. ठीक है, देखो लाइट कितने वॉट का है? तो पावर दिया हुआ है 100 वॉट का बल्ब है. पावर कितना दिया है? 100 वॉट. बल्ब से वॉल का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर. कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर. अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब. ये 100 वॉट बल्ब में से जो लाइट निकल रही है, लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है लाइट में. तो 3 मीटर दूर जो दीवार है उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%. दैट मीन्स हमें एफिशिएंसी दी है, मतलब कि कंपनी ऐसा बोल रही है कि बल्ब 100 वॉट का है, बट हमें पता चला कि वो 100 वॉट का लिखा है बट वो काम करता है सिर्फ 2.5% ही. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा. अब बल्ब में से जब भी सरफेस पे लाइट आती है सो हमें अज्यूम करना है कि वो सर्कुलर मैनर में ही आएगी. इट विल मेक अ सर्कल ओवर हियर द लाइट. नाउ वी हैव अ फॉर्मूला of intensity. So intensity I is equal to E by A into T, where E is the energy, A is the area and T is the time. And this is the E by T. E by T मतलब energy divided by time. Energy divided by time क्या होता है? तो याद रखो होता है पावर. पावर is equal to एनर्जी बाय टाइम. तो अब इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर बाय एरिया. क्या हो जाएगा? पावर बाय एरिया. अब पावर कितना है? तो भाई 100 वॉट. पावर कितना है? 100 वॉट. बट लिखा है 100 वॉट, काम करता है सिर्फ 2.5%. तो 100 का भी 2.5% मतलब 2.5 बाय 100. ठीक है, 2.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 बाय 100. ठीक है, चलो तो ये पावर 100 लिखा था, उसका 2.5%. और ये एरिया, कौन सा एरिया? लाइट कितने एरिया में गिर रही है? इतने एरिया में गिर रही है. ठीक है, तो ये जो एरिया है इसका एरिया, सर्कल का एरिया ऑलवेज होगा 4πr². याद रखो ये सर्कुलर पैटर्न का तुम्हें एरिया कितना लेना है? ऑलवेज 4πr². सो 4 इंटू पाई 3.14. रेडियस में क्या लेना है? तो आपको रेडियस में लेना है ये. एक्चुअली ये जो है पूरा स्फीयर बनेगा, मतलब ये इसको सेंटर में रख के ऐसे पूरा स्फीयर बनेगा. ये चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल है, आपको ऑलवेज जो सर्कल बनेगा उसका एरिया 4πr² ही लेना है. ऑलवेज एरिया कितना लेना है? ऑलवेज 4πr². क्योंकि लाइट जो है हर डायरेक्शन में जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी तो वो स्फीयर बनाएगा. और रेडियस क्या लेना है? बल्ब से वॉल तक का डिस्टेंस आपको रेडियस लेना है, जो कि 3 मीटर दिया है, तो यहां पे हो जाएगा 3². ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 113 मीटर स्क्वायर. मतलब एरिया आपको डायरेक्टली
मिल गया। वो एरिया की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 113, तो 100 कैंसिल। 100 वॉट का बल्ब था, 2.5% ही काम कर रहा है, मतलब कि 2.5 वॉट वो एनर्जी दे रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी 0.022। इंटेंसिटी का यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट हमें तो क्या फाइंड करना था कि ये जो वॉल है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इंटेंसिटी मिल गई, तो इंटेंसिटी से लगाएंगे फॉर्मूला I इज इक्वल टू रो सी, है ना। हमने कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें ये प्रॉपर्टी थी I इज इक्वल टू रो सी। सो I इज द इंटेंसिटी एंड रो क्या होगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी हम दो टर्म में लिख सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर RMS, या टोटल एनर्जी डेंसिटी को B स्क्वायर RMS बाय म्यू 0, दोनों टर्म में लिख सकते हैं। ये हमने कल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। रो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू हियर, मैं यहां पे रो की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर RMS इंटू C, ठीक है। सो I की वैल्यू मुझे पता है 0.022 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा ERMS, तो एज इट इज रख देंगे ERMS, और C की जगह डाल देंगे 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो यू हैव ऑल द वैल्यूज, बस E स्क्वायर RMS फाइंड करो, और E स्क्वायर RMS पे से उसका अंडर रूट करके ERMS फाइंड करो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ERMS इज 2.9 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलो, तो ये तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है उसकी RMS वैल्यू, बट वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू कि भाई कितनी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो ERMS इज इक्वल टू EM बाय अंडर रूट 2। So EM is equal to ERMS under root 2. So E maximum is equal to ERMS 2.9 into under root 2 1.41. So this will give you the maximum value of electric field 4.07 volt per meter. कितना आंसर आया, 4.07 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमें मिल गया E मैक्सिमम की वैल्यू। भाई कहां से आई थी वैल्यू, यहां से स्टार्ट किया था, I इज इक्वल टू रो सी से स्टार्ट किया था। रो की जगह हमने ये वैल्यू डाल दिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ये रो की जगह हम ये भी डाल सकते हैं, पूरी प्रोसेस कर सकते हैं, तो BRMS मिलेगा, और BRMS के ऊपर से तुमको यहां पे मिलेगा B की मैक्सिमम वैल्यू। बट इससे भी छोटा करना है तो वेरी सिंपल, हमें फॉर्मूला पता है E बाय B इज इक्वल टू C, ERMS बाय BRMS इज इक्वल टू C। अब ERMS की वैल्यू मिल गई 2.9, BRMS की वैल्यू फाइंड करनी है, और C है 3 इंटू 10⁸. सो BRMS is equal to 2.9 by 3 into 10⁸. So this will give you the value of BRMS will be 9.6 into 10⁻⁻9 टेस्ला, ठीक है। अब ये BRMS मिल गया, BRMS से हम BM भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला BRMS is equal to BM by अंडर रूट 2। भाई तुम्हारे पास BRMS की वैल्यू है, अंडर रूट 2 की वैल्यू पता है, यहां से तुम BM फाइंड कर सकते हो, और ये BM की वैल्यू तुमको मिलेगी 1.4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, 1.4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल। देखो ये चैप्टर में मेनली दो थ्योरीज है,
कितनी थियोरीज है? सिर्फ 2। एक तो प्रॉपर्टीज है ना, और देखो यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक को पीछे पे टर्न करोगे तो कोई न्यूमेरिकल और बचा नहीं है। मतलब सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज हमने जो एक थ्योरी पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसी में सारे फॉर्मूला आ गए और वही फॉर्मूला से हमें ये सॉल्व करना है कंप्लीट। इसमें और कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज में जो भी फॉर्मूलाज हमने एक्सप्लेन किए थे वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स के आंसर लाने हैं। एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा अब नहीं है। देखो टोटल 2 थ्योरी है, एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमने पढ़ाई, उसके बेस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरी थियरी जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 8.4। लेट मी शो यू, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है कि भाई जो लाइट है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी 10⁻23 से स्टार्ट होके 10 तक, अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ दे रखी है ना। कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी में गामा रेज होते हैं, कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी में एक्सरे होते हैं, कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रावायलेट होते हैं, ये जो है ये टेबल ये आपको याद रखना है। पर ये पूरा याद नहीं रखना है, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें लॉजिकली जैसा कुछ है नहीं, ये बस आपको पढ़ना है कि भाई जैसे कि पहले आते हैं रेडियो वेव, तो भाई क्या होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव यहां पे दिया है, ठीक है, यहां पे उसकी रेंज दी रखी कि भाई रेडियो वेव जो है वो इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी तक होते हैं। ये डेटा आपको बस याद रखना है। यू हैव टू रीड रेडियो वेव्स, यू हैव टू रीड माइक्रोवेव्स, ओवन में जो वेव्स आते हैं वो माइक्रोवेव्स, यू हैव टू रीड इंफ्रारेड वेव्स, यू हैव टू रीड द विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। हाँ, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, बोर्ड में एक आध एमसीक्यू इसमें से आता है। पढ़ना है मतलब इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बारे में। रीड इट केयरफुली, रीड इट लाइन टू लाइन, क्योंकि उसमें बस जो लिखा है वो डेटा याद रखने। भाई एक्सरे क्या होते हैं, एक्सरे के यूज कहाँ होते हैं, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेके कहाँ तक की होती है, बस यही सब आपको याद रखना है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, मान लो कि आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है आपको, भाई वो जो जितनी भी लाइंस नहीं समझ में आ रही उसको अंडरलाइन करनी है और उसका पिक खींच के मुझे भेजना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी मैसेज है, आप यू कैन ऑल्सो कॉल मी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर ये थ्योरी आप पढ़ लेते तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, we will directly start the exercise portion. ठीक है, अब एक्सरसाइज में से अगर देखने जाओ तो पहला और दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो सिलेबस में से निकल गया है। ठीक है, सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 3. So I am reading the question. What physical quantity is same for X-rays of wavelength 10⁻⁻10 meter? You have a X-rays, and these X-rays are wavelength of 10⁻⁻10 meter, and you have a red light. You have a red light of wavelength 6800 angstrom, and you have a radio waves too. You have a radio waves too, which is having the wavelength 500 meter. ठीक है, सो ये तीनों वेव्स के लिए कोई एक क्वांटिटी ऐसी है जो सेम है। सो वो है, देखो यहां पे सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। अब वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, है ना। सो हर एक की वेवलेंथ और हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, बट देयर इज अ क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ऑल, एंड दिस क्वांटिटी इज वेलोसिटी. दिस क्वांटिटी इज वेलोसिटी.
because all of these are waves and waves always travel with the same speed. That is the speed of wave 3 into 10⁸ meter per second. These are kind of electromagnetic waves. So all are having the same velocity 3 into 10⁸ meter per second. So the same quantity for all these three is the speed. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं. अच्छा ये हमने पढ़ा है नहीं तो ये कहां से आया? तो ये जो लास्ट थ्योरी मैंने आपको सेल्फ पढ़ने के लिए दी थी ना, ये उसमें होगा. ठीक है, आप पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ आपको ये मिल जाएगा. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4. A plane electromagnetic wave travels in a vacuum along z direction. So wave डेटा लिख रहे हैं. Wave is traveling in z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? What is the electric field vector and what is the magnetic field vector? If the frequency of the wave is 30 megahertz, frequency is given by 30 megahertz, that means 30 into 10⁶ hertz. Ready? चलो, if frequency is this, what will be the wavelength? हमें wavelength find करना है. सी तो फ्रीक्वेंसी पे से वेवलेंथ फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू सी बाय लेब्डा. क्या है वो फॉर्मूला? F इज इक्वल टू सी बाय लेब्डा. सो F की वैल्यू गिवन है 30 इंटू 10⁶, सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸, ये हमें पता है, और लेब्डा हमें फाइंड करना है. सो इसको यूज करोगे तो आपको लेब्डा मिलेगा 10 मीटर. दैट मीन्स वेवलेंथ इज 10 मीटर. अब वेवलेंथ 10 मीटर है तो क्या होगा? देखो, ये एक तो हमें आंसर मिल गया कि भाई वेवलेंथ क्या है. फिर ये बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम क्या कहोगे? सो वी कैन से वेव इज ट्रैवलिंग इन z डायरेक्शन. हमें क्या लिखना है कि वेव इज ट्रैवलिंग in z direction. So E vector and B vector should be oscillating in xy plane. ठीक है, E वेक्टर और B वेक्टर जो है वो xy प्लेन में ऑसिलेट कर रहे होंगे, बिकॉज हमें पता है कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. अगर प्रोपोगेशन z में हो रहा है तो E x में ट्रैवल कर रहा होगा और B y में ट्रैवल कर रहा होगा. दोनों मिलके xy प्लेन में ट्रैवल कर रहे होंगे. सॉरी, दिस इज योर आंसर. नाउ सम नंबर 5. A radio can tune into any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. आपके पास एक रेडियो है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ता है, वो 7.5 मेगाहर्ट्ज मींस 10⁶ हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो वो पकड़ता है वो है 12 मेगाहर्ट्ज. What is the corresponding wavelength band? ये फ्रीक्वेंसी पकड़नी है तो कितनी वेवलेंथ होगी? फॉर्मूला F इज इक्वल टू सी बाय लेब्डा, ये वाला ही फॉर्मूला. ठीक है, मान लो पहले हम लिखते हैं F मिनिमम, तो C, अब F मिनिमम होगी तो उसकी लेब्डा कैसी होगी? मैक्सिमम, बिकॉज दोनों इनवर्सली है. F मिनिमम की वैल्यू डाल दो 7.5 इंटू 10⁶, सी की वैल्यू डाल दो 3 इंटू 10⁸ बाय लेब्डा मैक्सिमम. सो लेब्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸ बाय 7.5 इंटू 10⁶. तो ये आपको आंसर देगा लेब्डा मैक्सिमम
इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40 मीटर। ये कितना देगा 40 मीटर। अब सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एफ मैक्सिमम के लिए। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁸ बाय, अब यहां पे लेब्रा हो जाएगा मिनिमम क्योंकि एफ मैक्सिमम है, ठीक है, तो लेब्रा हो गया मिनिमम। नाउ एफ मैक्सिमम कितना है 12 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाय लेब्रा मिनिमम। So lambda minimum is 3 into 10⁸ by 12 into 10⁶. So it will give you lambda minimum of 25 meters. ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें जो वेव लेंथ पकड़नी है उसकी रेंज है 25 मीटर से लेके 40 मीटर की रेंज की वेव लेंथ तुमको पकड़नी है ना। अगेन इजी न्यूमेरिकल, बस एक फॉर्मूला डाल दिया, आंसर आ गया। Now next, sum number 6. A charged particle oscillate about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ hertz. You have given the frequency 10⁹ hertz. ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। What is the frequency of electromagnetic wave produced by this oscillator? देखो चार्ज पार्टिकल होता है ना, चार्ज पार्टिकल जब भी ऐसे ऑसिलेट करता है ना, उसके ऑसिलेशन से ही ये वेव जनरेट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे वेव पूरा जनरेट होता है, ये ऐसे हमने देखा था। तो यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट के चार्ज पार्टिकल जो है ना वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, और ये ऑसिलेशंस ही हमारे वेव्स जनरेट करती हैं। तो ये वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करेगा, है ना। ये कौन ऑसिलेट कर रहा है? चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। ये सब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेशन करेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी होगी। सो यहां पे ऐसा बोला कि चार्ज पार्टिकल इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो जो वेव जनरेट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सेम। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ऑब्वियसली सेम ही होगी। नाउ नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज, भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू B0 कितनी है? 510 नैनो टेस्ला। नैनो मीन्स 10⁻⁹ टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सिंपल, E/B इज इक्वल टू C, सो E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C। सो E0 इज इक्वल टू B0 की वैल्यू दे रखी 510 इंटू 10⁻⁹, और C होगा 3 इंटू 10⁸। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 153 न्यूटन पर कूलम। ये उसका यूनिट है ना, इजी। चलो सम नंबर 8। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दी है कितनी? 120 न्यूटन पर कूलम, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई तुमको 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10⁶ हर्ट्ज।
क्या क्या फाइंड करना है भाई? पहले हमें फाइंड करना है B0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? E/B इज इक्वल टू C। E कितना है? 120, B0 और C 3 × 10⁸ तो यहां से अगर B0 हम फाइंड करेंगे तो B0 की वैल्यू मिलेगी 40 × 10⁻8 टेस्ला। चलो, तो एक B0 फाइंड करना था, वो हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में देखते हैं। ओमेगा भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो 2π की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी दी है 50 × 10⁶। सो ओमेगा हमें क्या मिला? यहां पे आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, अगर ये 3.14 की जगह अगर पाई रखें तो 50 × 100 तो 100π × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी क्या फाइंड करना है? अभी के भी फाइंड करना है। के, तो के प्रोपोगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। के की फॉर्मूला मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, 2π/λ, है ना। सो के इज इक्वल टू 2π और लेब्रा। भाई लेब्रा हमारे पास है नहीं, तो लेब्रा पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो लेब्रा कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल टू C/लेब्रा। F दिया हुआ है 50 × 10⁶, है ना, और C होता है 3 × 10⁸ बाय लेब्रा। सो लेब्रा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 50 × 10⁶। तो लेब्रा जो है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 6 मीटर, और वो लेब्रा की वैल्यू डाल दो यहां पे, तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर पाई की जगह 3.14 डालोगे तो वो आएगा 1.05 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे आपको बी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू और लेब्रा की वैल्यू मिल गई। भाई ये तो हमने किया सिर्फ पार्ट ए, इसका पार्ट भी बाकी है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम वेव इज propagating along x डायरेक्शन। वेव क्या है भाई? x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड है जो भी z में होगा। ये एक अजम्पशन है। तो भाई EY का फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में तो यहां पे लिखेंगे j कैरेट। तो अब इसकी वैल्यूज डालेंगे कि भाई EY क्या होगा? E0, है ना। अब E0 तुमको क्वेश्चन में दिया है 120, सो 120 साइन के की वैल्यू क्या है? भाई के की वैल्यू हमने फाइंड की 1.05 x माइनस ओमेगा। ओमेगा कितना है? 100π × 10⁶। और टी की वैल्यू क्या है? तो भाई टी की वैल्यू, टी हमें एज इट इज ऐसे ही रखना है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सेम हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एंड z है तो यहाँ पे आएगा k कैरेट। सो BZ इज इक्वल टू B0। मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है 40 × 10⁻8 साइन के की वैल्यू हमें क्या मिली थी? के की वैल्यू मिली 1.05 x एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू मिली 100π × 10⁶ t, एंड दिस इज द k कैरेट। तो ये हमारे दोनों के एक्सप्रेशंस हो गए। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लो और आई होप कि अब आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये चैप्टर सच में बहुत इजी है।
सो ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इसमें से अगर 2-3 मार्क्स की भी थियरी या न्यूमेरिकल आते हैं, ये कंफर्म मार्क्स हैं हमारे, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, डू ऑल द न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. Thank you very much, my dear students.